ओके जी, तो इस होमवर्क के अंदर अगर हम देखें तो हमें कैश फ्लो बनाने हैं किस साल के, 2019 का। चलें हम वही स्ट्रेटजी लेके चलेंगे कि हमें दिया हुआ है लॉस बिफोर इंटरेस्ट, यानी इसमें से इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ हुआ। अच्छा भाई यानी इसके बाद इंटरेस्ट माइनस होगा तो लॉस बिफोर टैक्स आ जाएगा, और मेरे ख्याल से इसमें हमने ये लिखा हुआ है कि कंपनी के ऊपर कोई टैक्स अप्लाई नहीं होता। तो हम इसको अकॉर्डिंगली देखते हैं। मैंने कहा सर सबसे पहले लाइन बाय लाइन चलते हैं। ऑपरेटिंग फिक्स एसेट को उठा लिया मैंने यहाँ पे सर एक अकाउंट बनाया, ऑपरेटिंग फिक्स एसेट। ऑपरेटिंग फिक्स एसेट का जो ओपनिंग है वो है 4231, ये आ गया 4437,400। अच्छा, फिर उसने क्या अक्यूमुलेटेड अलग दिया हुआ है, और उसने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है अलग से, और क्लोजिंग। अच्छा, अब मुझे डेप्रिसिएशन जो मिलेगा वो मुझे पहले बात तो पता है कि उस अकाउंट से मिलेगा, क्योंकि एक अकाउंट में सारा हिसाब किताब नहीं हो रहा। अच्छा, अब मैंने कहा जब मैं सवाल में जाता हूं तो मेरे पास कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी है, तो हमने यहां पे CWIP भी डाल दिया। ओपनिंग कितना है और क्लोजिंग है 170। अच्छा, हम नीचे इंफॉर्मेशन में जाते हैं, वो कह रहा है शेयर इशू हुए थे, तो हम देख लेंगे वो बैलेंसिंग फिगर ही होगी क्योंकि उसने तो बताया नहीं है। ऑन 30 अप्रैल 2018 DL डिस्पोज ऑफ इक्विपमेंट कॉस्टिंग एंड नेट बुक वैल्यू ऑफ ₹150। तो मेरे लिए कॉस्ट रेलिवेंट है, ऐसा ही है। तो मैंने कॉस्ट पिक की, वो कितनी आ रही है, 2 लाख रुपए। अच्छा, पर हम 2019 में, तो यानी सर ये इस साल की डिस्पोजल नहीं है, तो हम इसको नहीं लेंगे। यानी ये पिछले साल का हिसाब किताब है जो हमने देखा भी था कि भाई इसकी सारी एंट्री वगैरह किस साल में बन चुकी होगी, पिछले साल। अच्छा, बट वो कह ये रहा है कि 50,000 आउटस्टैंडिंग था जो कि रिकवर हुआ है इस साल, तो टेक्निकली वो सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग के रिसीवेबल में शामिल होगा, वो भी अदर रिसीवेबल में। तो अगर 360 में से हटा दूं तो ये कितना बन गया, 310, क्योंकि उसको मैं अलग से रिकवरी दिखाऊंगा। एग्रीड, क्योंकि यह है 2018 की इंफॉर्मेशन, यहां तो नहीं आएगी, तो हम यहां पे लिखते हैं नॉट रेलिवेंट फॉर करंट ईयर। सही है। अच्छा भाई, फिर वो नीचे कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिया हुआ है 150, पर ये तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का दिया हुआ है। फिर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने 2,20,000 रुपए का इक्विपमेंट क्या किया है, एक्वायर किया है। अच्छा, हमने यहां पे कहा कैश परचेज आ गई 2,20,000। अच्छा, आप सिर्फ कैलकुलेटर पे ये करें कि 4231,000 में 2,20,000 ऐड करें तो कितना बनता है, 445,1,000। अच्छा, तो यानी आप ये कह रहे हैं कि सर पहले तो अगर मैं 4231 में 2,20,000 ऐड करूं तो ये बनता है, और CWIP में आपको क्या कोई एडिशन बताई है या नहीं बताई, नहीं बताई। तो यानी अभी तक अगर मैं देखूं तो मेरा ट्रांसफर कितना निकल के आ रहा है, 22,400। अच्छा, अब जो 22,400 है ये ट्रांसफर तुम कहां से निकालते हो, पीपी में, क्योंकि यहां पे और बचता है, यहां पे और बचता है। तो टेक्निकली अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, सिर्फ याद रखने के लिए अपने, इन दोनों को प्लस करूं तो इन दोनों का जल्दी अमाउंट बताओ कितना आता है, 44,51। सर ये 4451 है, क्लोजिंग फिर भी ज्यादा है,
इसका मतलब ये है कि कुछ और चीजें आई हैं बट वो टेक्निकली भी ट्रांसफर होके आई होंगी, क्योंकि और कुछ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने बताया ही नहीं है। तो हमने ये कहा कि बाकी क्या है, ट्रांसफर। और वो बैलेंसिंग फिगर कितनी है जानी, 22,000। और इस सवाल में इसने कुछ डिस्पोजल का भी नहीं बताया, क्योंकि डिस्पोजल है ही नहीं, तो मतलब फिर ट्रांसफर ही हुआ है। हमने क्या किया, यहां पे 22,400 लिखा और बैलेंसिंग फिगर ये एडिशन आ गई कैश की, वो कितनी है जानी, 42,000। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि कुल मिला के पीपी के ऊपर ये और ये कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है? यही है, ये आपके कैश फ्लो में आ जाएगा 262,400 का। ये बात समझ आती है? तो इस सवाल में टेक्निकली कोई डिस्पोजल है नहीं, तो हमने कहा यहां से कुछ जाएगा नहीं, तो हमने कहा फिर भी यहां कुछ बचा है तो यहां से ट्रांसफर होके वहां आया होगा, और फिर मैं ट्रांसफर यहां डाल दिया। तो मैंने कहा ओपनिंग 150 में से 22,400 माइनस करूं तो क्लोजिंग कम आना चाहिए, और क्लोजिंग उसके बावजूद भी ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब यह है कि CWIP में और अखराजात हुए हैं, जो कि कैश अखराजात हैं, जो कि मैं दिखाऊंगा अपने कैश फ्लो के अंदर। एग्रीड? अब मुझे बताओ कि इसमें कभी डिस्पोजल नहीं हुआ तो 850 और 1150 का डिफरेंस क्या है, कितना आता है जानिए, 3 लाख रुपए। ये भी क्या है, नॉन कैश है, एड बैक हो जाएगा। सही है। अब अगर मैं यहां पे कैश फ्लो बनाता हूं तो शुरू करूंगा सर प्रॉफिट से, बट प्रॉफिट मेरे पास अवेलेबल अभी नहीं है, वो हम देखते हैं, क्योंकि देखो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है, मुझे इसमें से इंटरेस्ट माइनस करके देखना पड़ेगा, और टैक्स तो है ही नहीं, तो वो रिटेन अर्निंग से मैं निकाल लूंगा। अभी मैं इसको होल्ड कर रहा हूं, बट मैंने यहां पे किया ये, मुझे पता है कि मैं यहां पे क्या पार्क करूंगा, एडजस्टमेंट्स पार्क करूंगा। और एडजस्टमेंट्स के अंदर सबसे पहले पीपी कितने का, ये हमने 3 लाख रुपए ऐड कर दिया, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन, वो सवाल में अभी हमने देखा था, वो आ था 150 का, वो ये रहा। हाँ बिल्कुल बताएगा, ताकि आपको डिफ्रेंशिएट तो करना होगा ना, तो आप दोनों को मिला के ऐड बैक कर दें, बात एक ही है, अलग अलग करें तो भी सही है। सही है। चलें, हमने कहा इसके बाद आप यहां पे पार्क करते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अच्छा, और फिर इसके बाद आप कहते हैं कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर कैश पेड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो कितना लिख दूं, 262,400। नेगेटिव दिखाऊं? अच्छा, कोई पीपी बेचा है इस साल या पिछले साल बेचा था, जिसके पैसे इस साल आए? तो मुझे आप एक बात बताओ, जिसके पैसे इस साल आए हैं तो क्लोजिंग अदर रिसीवेबल में तो वो होगा ही नहीं, और ओपनिंग में था। और अगर मैं इसको ओपनिंग से नहीं हटाऊंगा तो ऐसा लगेगा वो भी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज का पार्ट है, जबकि वो पैसे तो आए हैं, तो उसको अलग से दिखाऊंगा, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में नहीं दिखाऊंगा। आप खुद देखें, अल्लाह की कसम, इसको आप रहने देते ना यहाँ पे, तो वो पैसे रिकवरी के तौर पे आपको दिखते हैं, जबकि वो क्या ऑपरेशंस का कैश है या अदर देन ऑपरेशंस। और जब लास्ट ईयर आपने कैश फ्लो बनाया होगा ना, तो आपने इसको हटा दिया होगा, क्योंकि आपने कहा होगा ये ऑपरेशन से परटेन नहीं करता। तो हम यहां पे एक्वायर्ड ऑन, हाँ एक साथ कर लो, अलग कर लो, बात एक ही है। देखो, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर चलता हुआ एसेट भी है और इन प्रोसेस भी है, दोनों पैसे मैंने प्लस करके बता दिए, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, कैश रिकवर्ड फ्रॉम, हाँ भाई,
कितना था ये? क्या इसको अदर रिसीवेबल में रहने दिया या वहां से हटा दिया है? अदरवाइज ये ऊपर रिकवरी में शो हो जाता। हमने कहा चलें सर ये हो गई पीपी वाली बात। आई थिंक ये अकाउंट पार्क हो चुका है, ये अकाउंट पार्क हो चुका है और ये अकाउंट हो चुका है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यहां पे जो आपको दी हुई है उसका सिर्फ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। तो अगर हम यहां पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जिक्र करें तो ओपनिंग कितना है? 546,000 और क्लोजिंग आ गया 7 लाख और डेप्रिसिएशन कोई एडिशन है कितने की? 3-1 या 3 लाख रुपए की है? 3,14,000। अच्छा भाई, तो हमने कहा कि यहां पे कैश पेड टू एक्वायर 3,14,000, ये हमने माइनस कर दिया, सही है। अच्छा भाई, अब हमने कहा ये भी पार्क हो गया। अब स्टॉक इन ट्रेड है 721 से 821 पे जा रहा है, इसका मतलब है खरीदी ज़्यादा है और बेची कम है। तो कितना अमाउंट आ रहा है डिफरेंस? तो आपने कहा कि सर यहाँ पे आ गया इंक्रीज इन, ये पूरा 1 लाख रुपए, तो इसको लेस कर दें। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल में क्या कोई बैड डेट्स वगैरह का चक्कर है या सीधा सीधा हिसाब है? अच्छा, 2610 से 2915 पे गए, इसका मतलब ये कि सेल हो गई और पैसे रिसीव नहीं हुए। कितना आ रहा है ये? ये आ गया इंक्रीज इन। अच्छा, फिर हम आ गया है, हमने कहा कि भाई प्री पेमेंट से अंदर रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल तो हमने कटा दिए, अब प्री पेमेंट बचा। और प्री पेमेंट के कम होने का मतलब ये है कि एक्सपेंस हो गया, पेमेंट नहीं हुई, पेमेंट तो हो चुकी थी यार। तो क्या ये नॉन कैश एक्सपेंस है? यस। क्या करेंगे इसको? ऐड बैक। तो आपने कहा कि सर डिक्रीज इन एक लाख 60 ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि इसका एक्सपेंस डेफिनेटली बुक हुआ है, बट इसका कोई कैश आउटफ्लो इस साल नहीं है एटलीस्ट। चलें, हमने कहा ये भी पार्क हो गया। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से 255 को 321 से कंपेयर कर लें डायरेक्ट, या इसमें कुछ इक्विवेलेंट भी है? अच्छा, यानी इक्विवेलेंट को मैं इसलिए हटा दूंगा क्योंकि ना मैं उसको जाते हुए दिखाता हूं ना आते हुए दिखाता हूं, वो नीचे ही कैश में घूमता रहता है। एग्रीड? कोई मेरा कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है। तो आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि इक्विवेलेंट के अंदर ओपनिंग में 25,000 शामिल है, तो इसको अगर मैंने यहां से माइनस किया तो कितना आ गया? 230 आ गया। अच्छा, और क्लोजिंग के अंदर जानिए कितना है? क्लोजिंग के अंदर जो शामिल है वो 35,000 है, तो बचा कितना? 286। अच्छा, अब जो आपके पास इन्वेस्टमेंट बची ना वो इक्विवेलेंट को हटा के, एग्रीड? तो अब ओपनिंग जेन्युइन इन्वेस्टमेंट और क्लोजिंग जेन्युइन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होते हुए दिख रही है। इसका मतलब है आपने इन कैश किए या और पैसे डालें? कितने के? 56। तो हम यहां पे लिखेंगे सर इन्वेस्टमेंट्स मेड 56,000 से, ये भी आ गया सर। अच्छा जी, ये भी डन हो गया। कैश इन बैंक से तो हम मैच करते हैं। अब याद रखिएगा कि आपकी बैलेंस शीट में कैश रह गया और इक्विवेलेंट रह गया है, वो दोनों को मिला के चेक करेंगे जब भी चेक करेंगे। अब अच्छा, अब हम आ गए शेयर कैपिटल, प्रीमियम और रिटेन अर्निंग पे। इनके अकाउंट साथ खोल लेते हैं। शेयर कैपिटल, प्रीमियम और रिटेन अर्निंग। ओपनिंग कैपिटल बताते हैं भाई,
5 मिलियन, ओके 5.5 मिलियन। क्लोजिंग जानी 6 पॉइंट। कैश इक्विवेलेंट वाला क्या बता दूं रायान, स्पेसिफिकली पूछो, इसमें कैश इक्विवेलेंट में क्या बताऊं? कैश इक्विवेलेंट में मतलब कि ये मैंने माइनस क्या किया है, वो नीचे कह रहा है ना, लिख के दिया हुआ उसने कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स अमाउंटिंग टू ₹35,000 आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। मतलब आप बहिस देखने में तो वो इन्वेस्टमेंट है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट द कैश फ्लो, वो आपका आउटफ्लो, तो उसको इन्वेस्टमेंट तस्वीर करोगे कैश फ्लो के लिए इक्विवेलेंट, तो फिर इक्विवेलेंट मान दो तो फिर इन्वेस्टमेंट से हटा दो ना, अदरवाइज उसका पैसा जाता हुआ दिखेगा। हमें ना इसको पैसे जाते हुए देखने ना आते हुए देखने, वो नीचे कैश में ही घूमते रहते हैं, नीचे से ही टैली करते हैं उसको। एग्रीड? तो ये था। तो रायन ये तो पूरा कॉन्सेप्ट दिया था ना मैंने कि माइनस क्यों किया है। अगर हम उधर जाएंगे, वो तो बहुत सालों पहले हमने सीखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये पूरा कॉन्सेप्ट किया था इस पे। ये तो ये है, समझ गए? ओके, ये तो वही वाला कॉन्सेप्ट है ना जानी, अब तो खाली उसको हम अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, प्रीमियम ओपनिंग कितना है? 7 लाख रुपीज ओपनिंग है, क्लोजिंग 1150। ओके, और रिटेन अर्निंग 1.803। ओके, तो आपने कहा 1803 और क्लोजिंग। अच्छा जी, अब इस सवाल में पहले तो अपने आप से ये पूछो क्या कोई डिविडेंड की मस्ती है? नहीं है। तो हमने सिंपल ये किया कि पहले तो आप शेयर कैपिटल का ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस ले ले, 1 मिलियन। तो आप कह रहे हैं कि कोई बोनस वोनस नहीं है, तो सीधा 1 मिलियन कैश है। पर क्या ये सिर्फ 1 मिलियन, ये प्रीमियम भी आया है? अच्छा, तो प्रीमियम का कैश कितना है? तो यानी आप कहना चाह रहे हैं कि सर ये हो गया एक और ये हो गया एक, इन दोनों को मिला के इतने के शेयर इशू हुए हैं पैसों के। तो हमने कहा कि सर इसको हम मसला होगा, रीजन बीइंग के प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर्स आई मीन टोटल प्रोसीड्स, नॉट द सेपरेट प्रोसीड्स, सेम ही आएंगे ना। तो आपने कहा कि प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर्स 1450,000, पॉजिटिव दिखाएं नेगेटिव दिखाएं? पॉजिटिव। सर ये इनफ्लो है। चलें जी, ये भी हिसाब किताब हो गया। अच्छा, अब कोई डिविडेंड वगैरह नहीं है, तो यार सर ओपनिंग के मुकाबले में अगर क्लोजिंग मेरा कम है तो क्या डिविडेंड दिया या लॉस हुआ है? जैसे मेरी कमाई यहाँ जमा होती है तो मेरा लॉस इस गुल्लक को कम करेगा। तो आप मुझे बताते हैं लॉस कितना है? 5,93,000। ओके, तो सर ये तो आ गया लॉस जो यहां पे पार्क होगा, ये आ गया। पर सर सवाल के अंदर आप अगर देखें तो लॉस बिफोर इंटरेस्ट दिया हुआ है 125,800, और मेरा जो टोटल लॉस है वो आपने अभी निकाला 590। तो सर ये 125,800 से 593 पे ऐसे गया होगा ना कि और एक्सपेंस बुक हुआ होगा। अच्छा, क्या उस एक्सपेंस का नाम टैक्स एक्सपेंस है या टैक्स एग्जेम्प्ट है? टैक्स एग्जेम्प्ट है। तो टेक्निकली बीच में इंटरेस्ट छुपा हुआ है कि जो मेरा बिफोर इंटरेस्ट लॉस है वो इतना है, और इंटरेस्ट लगने के बाद मेरा एक्सपेंस और बढ़ गया होगा तो लॉस और ज्यादा हो गया होगा। तो हमने कहा कि इंटरेस्ट एक्सपेंस बैलेंसिंग फिगर हमने निकाल ली 467,200। सर ये एक्सपेंस रहा होगा, तो इसमें ये और बुक हो गया, लॉस टोटल आपका ज्यादा हो गया होगा, और टैक्स तो यहां पे एग्जाम्प्ट है, वो सीधी सीधी बात थी। एग्रीड? तो अब हमने कहा कि सर अब हमारे पास क्या
इस सवाल के अंदर ट्रेड एंड अदर पेबल के अंदर क्या कोई इंटरेस्ट छुपा हुआ है, या वो करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन में छुपा हुआ है? ओके, तो यानी करंट पोर्शन से फिर उसको कटाना पड़ेगा। तो पहले हम उसको एज इट इज पहले सही कर लेते हैं। पहले बताओ, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन में 1,12,000 में से तुम कितने हटा दो? 50, तो कितना आ गया? ये बच गया। ये प्योरली लोन अमाउंट है, इंटरेस्ट को हटा के। अच्छा, अब हमने कहा कि अब आप 172,000 में से कितने हटा दें? 70,000, तो कितना आ गया? 1,62,000 ओनली। ओके, तो अब इसमें से मैंने इंटरेस्ट हटा दिया, क्यों? क्योंकि मैं उसको अलग से देख रहा हूं, तो यहां पे होना नहीं चाहिए। तो हमने कहा कि सर अब आप यहां पे इंटरेस्ट पेएबल को लेके आएंगे। ओपनिंग था और ये किस वजह से बढ़ेगा? एक्सपेंस की वजह से। हाउ मच द एक्सपेंस इज? 467। कैश कितना पे किया? 442। 447,200। अच्छा, हम यहां पे आए, हमने यहां पे इंटरेस्ट एक्सपेंस को एड बैक कर दिया 467 ताकि इंपैक्ट जीरो हो जाए, और यहां पे आप 447,200 ये आ गया हिसाब किताब। क्लियर है? अच्छा, अब आप मुझे ये बताएंगे कि सर आपके पास अब जो लोन है, एक तो ये, एक तो ये, एक तो ये, एक तो ये, तो हमने कहा कि लोन हम अगर यहां पे लोन पेएबल लिखें तो चाहे वो करंट पोर्शन हो, नॉन करंट पोर्शन हो, लोन तो लोन होता है, तो टोटलिटी में आएगा। तो आप मुझे बताएं कि 880 और 62,000 का सम कितना है? 9,42,000, और ये आ गया आपका 6,02,000। अच्छा, अब मतलब अपेरेंटली देखूं तो लोन मेरा कम हो रहा है, इसका मतलब है मैंने और लिया या रीपे किया है? रीपे किया है। तो सर ये कोई एक्सपेंस तो नहीं है ना, रीपेमेंट और फाइनेंसिंग है, तो ये तो मैं सीधे सीधा माइनस होता हुआ दिखाऊंगा। तो हमारे पास कितना रीपे हो रहा है? 340 ये आ गया। अच्छा सर, नीचे एडजस्टमेंट से भी ले सकते हैं ना, डायरेक्ट अमाउंट ओपनिंग और क्लोजिंग की। एडजस्टमेंट से मतलब हम ऐसे बस प्रेजेंटेशन अलग अलग कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, ये आप कह रहे हैं कि सर 3,40,000 रुपये आप यहां पे लिखेंगे लोन, $340। अच्छा, अब मेरे ख्याल से ये अकाउंट, ये अकाउंट, ये अकाउंट पार्क हो गया, ये भी पार्क हो गया, ये भी डन। अब ट्रेड एंड अदर पेएबल, सर 1340 से लेके 1210 पे आ रहे हो, मतलब पिछले सालों के एक्सपेंसेस की पेमेंट जो इस साल के एक्सपेंस में शामिल, क्या करूं? लेस कर दें सर, तो कितने से? तो ट्रेड एंड अदर पेएबल कितना बोल रहे हैं आप? 1, ये आ गया डिक्रीज। अच्छा, जब ये सब आपने कर लिया, अब आई थिंक सारी चीजें पार हो चुकी हैं, तो आप जरा मुझे बताएं कि आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आ रहा है, ये हिस्सा यहां तक प्लीज। 50 बस? ओके जी, यानी आप कह रहे हैं कैश फ्रॉम। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है सर कोई कंपनी, चेक कर लो, ये यही है? ओके, क्या ऐसा हो सकता है सर कि कोई कंपनी नेगेटिव में आ रहा है या पॉजिटिव है? नेगेटिव है ना? ओके,
अच्छा, पर ये भी देखें कि आपके पास लॉस है 593,000 का और आपके पास कैश फ्रॉम ऑपरेशन सिर्फ नेगेटिव है 50,800, तो मतलब कुछ पैसे की आपने रिकवरी भी की है। तो लॉस होने के बावजूद भी आपने कैश लॉस उतना नहीं किया, कैश आपके पास फिर भी कम गया है। अब इसमें से आपने इंटरेस्ट पेड किया, तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 498, ये भी नेगेटिव। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस ये आ गया, वेरी गुड। अच्छा, अब ये कितना आ गया जानी? 582 400, ये भी नेगेटिव। अच्छा भाई, और फाइनेंसिंग? ये है। अच्छा, अब आपने कहा कि 498 तो ऑपरेशंस में चले गए, 582 यहाँ चले गए, पर खुशी की बात यह है कि फाइनेंसिंग ऑब्टेन की है। फाइनेंसिंग मतलब शेयर इशू किए हैं, क्योंकि इस कंपनी को पता था कि पैसे आ नहीं रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, तो अब इन्होंने फाइनेंसिंग ऑब्टेन कर ली। ऐसा ही है। चलें, तो अब मुझे बताएं, मेरे पास नेट 29,000 ये आ गया नेट कैश इनफ्लो, सबको नेट करके। अच्छा, इसमें मैंने ओपनिंग कैश प्लस, अच्छा तुम इसमें ओपनिंग इक्विवेलेंट इसलिए ऐड कर रहे हो ना क्योंकि लास्ट ईयर तुमने उसको माइनस नहीं किया होगा, क्योंकि तुमने कहा था वो कैश में ही है। अगर होता तो तुम ऊपर से माइनस करते ना। पिछले साल तुमने माइनस, तो तुमने उसको इक्विवेलेंट का रहने दिया पार्ट, तुमने कहा वो मेरी जेब से गया ही नहीं है। तो आप मुझे बताएंगे कि हमारे पास यहां पे लास्ट ईयर का कैश बैलेंस है 2312000, पर 2312000 में मैं कितना ऐड कर दूं? 25,000। तो आप मुझे बताएं 2312000 में मैंने ऐड कर दिया 25,000, कितना आता है? 2, यही है क्लोजिंग 25। अच्छा, अब ये जो क्लोजिंग आया है ये भी कैश प्लस इक्विवेलेंट होना चाहिए। अच्छा, अब मैं अगर बैलेंस शीट में जाता हूं तो सर ये तो कैश जो मेरा है 2331600, ये तो इससे मैच ही नहीं हो रहा। इसके अंदर क्या ऐड करूं? इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट कितना था? 35,000 का। तो इस 35,000 को इस 2331600 में क्या मैच हो रहा है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो ये मैंने 2331600 प्लस 35,000, ये दोनों मेरे कैश और कैश इक्विवेलेंट है, ये मेरी जेब से गए ही, तो मैच भी क्लोजिंग दोनों को मिला के ही होगा ना। एग्रीड? बात समझ आती है? चलें, तो ये तो हो गया आपका इनडायरेक्ट मेथड। अब आप जल्दी से अपने पास हेडिंग डालेंगे डायरेक्ट मेथड, जल्दी से। आज ही हम शुरू करते हैं उसको। हाँ जी, इसमें आएगा ना जानी, तो डिस्काउंट पे लेके रहेगा शेयर। हाँ, तो एक डिस्काउंट बता दे। अच्छा, राबेल कह रही है कि सर पीपी में एडिशन और CWIP प्लस करके 242,400 बनते। नहीं, हमने अभी किया है, ये देख लो। ये कैश एडिशन और ये 42,400, इन दोनों को प्लस करो। राबेल कितने बनते हैं? डिस्पोजल तो लास्ट ईयर हुआ है। हाँ, डिस्पोजल तो लास्ट। राबेल ये क्लियर है? देखो ये रहा, 220 के परचेज किए आपने और 42,400 का ये आया है, तो 262,400 है। सर एक चीज मुझे कंफ्यूजन है कि करंट पोर्शन ऑफ लोन में से, अच्छा भाई जल्दी बताओ,
करंट पोर्शन ऑफ लोन में से आपने 50,000 और 70,000 क्यों लेस किया? क्या वो लोन था या उसके अंदर छुपा हुआ इंटरेस्ट? तो हमने उस छुपे हुए इंटरेस्ट को अलग कर दिया, हमने बोला प्योर लोन फिगर की बात करो, क्योंकि इंटरेस्ट का हिसाब किताब अलग है, लोन का हिसाब किताब अलग है। एग्रीड? तो इसलिए हमने अलग अलग किया। जवेरिया बात क्लियर है? ओके, गॉट इट। चलें, अब हम आ गए कैश फ्लो फ्रॉम डायरेक्ट मेथड। ये उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं बोल रहा हूं अमेजिंगली आराम से आप टैकल कर लेंगे। मैं उसको लिंक करके लेके चलूंगा आपको। इधर देखिएगा, बड़ा मजे का चीज है ये भी कैश फ्लो में। इधर कैश फ्लो फ्रॉम डायरेक्ट मेथड। अच्छा, अब डायरेक्ट मेथड के अंदर आप जो कैश फ्लो बनाते हैं वो शुरू कहां से करते हैं पता है? क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट? नहीं सर, यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप यहां पे बोलते हैं कि मैं शुरू करूंगा कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर से। सीधा ये बताओ कि कस्टमर से कितने पैसे रिसीव हुए। सीधा ये बताओ कि कस्टमर से कितने पैसे रिसीव हुए, ये बताओ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स वगैरह से शुरू करने की कोई कहानी नहीं है, सीधा सीधा। तभी तो इसका नाम है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट बताओ पैसा कितना आया। अच्छा, अब उसका नाम इनडायरेक्ट क्यों था पता है? उस प्रॉफिट को मैं कन्वर्ट करता था कैश में। यहां पे बोल रहा सीधा कैश दिखा दो। फिर से वहां पे मैं क्या करता था? प्रॉफिट को कन्वर्ट करता था किस में? कैश में। यानी प्रॉफिट होता था, उसमें एडजस्टमेंट्स होती थी, फिर मैं पिछले साल के पैसे इस साल रिसीव हुए तो ऐड करता हूं, इस साल जो पैसे रिसीव नहीं हुए उसको लेस करता हूं। इतनी मुशक्कत करके मैं कैश में कन्वर्ट करता हूं, तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। जो पहले किया कि डायरेक्ट बात ही नहीं कर रहा था मैं, प्रॉफिट से शुरू हुआ था और एक एक चीज की एडजस्टमेंट करके उसको कन्वर्ट कर रहा था किसमें? कैश में। यहां पे बोला डायरेक्ट कैश दिखा दो, बस इतनी सी बात कर रहा है वो। आगे सुनते हैं। फिर वो बोलता है, यहां पे आप बताएं कैश पेड टू, फिर बोलता है कैश पेड टू अदर्स। अच्छा, अदर्स में कौन कौन आ गया सर? हमने कहा हमारे इलेक्ट्रिसिटी वाले, सैलरी, हाँ भाई, अदर यूटिलिटीज या रेंट, ये सब भी तो ऑपरेशंस का ही पार्ट है ना। फिर बोलता है कि जब आप इसका टोटल करोगे तो आपको मिल जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। पर यह बात याद रखना, इसका आंसर और उसका आंसर मैच होगा, क्योंकि ये तो नहीं कह सकते ना कि एक मेथड में कैश अलग आ रहा है, दूसरे मेथड में कैश, ऑपरेशन का कैश तो मतलब ऑपरेशन का कैश है, तरीका कार दोनों में क्या है? डिफरेंट है। एग्जैक्टली है। तो अच्छा, अब कोई तुमसे पूछे कि उसको तुम इनडायरेक्ट मेथड क्यों कहते हो, बोलोगे भाई मैं डायरेक्टली बात ही नहीं कर रहा हूं, वहां पे प्रॉफिट से शुरू कर रहा हूं, एडजस्टमेंट कर रहा हूं और फिर जाके उसको कैश में कन्वर्ट कर रहा हूं। एग्रीड? यहां पे डायरेक्ट किसकी बात हो रही है? कैश की। अब ये कैसे करेंगे, क्या होगा, अभी मैं प्रूव करता हूं। पर तो बेसिक फर्क समझ आया दोनों में कि यहाँ पे डायरेक्ट कैश की बात हो रही है और डायरेक्ट कैश की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट वगैरह का चक्कर नहीं है, सीधा सीधा हिसाब किताब है। आओ पहली इलस्ट्रेशन सीखने के लिए। मैंने कहा सर मैं सीखने के लिए यहाँ पे N1 लिख दिया ताकि हम इसकी वर्किंग यहाँ कर रहे हैं। हम क्या निकालना सीख रहे हैं? कैश रिसीव्ड फ्रॉम, अभी देखना कितना इंटरेस्टिंग है, मैं दोनों को लिंक करके चलाऊंगा। सही है? इधर देखना, मैंने कहा, अज्यूम किया मैंने कि आपको प्रॉफिट और लॉस में
प्रॉफिट और लॉस में यानी पीएनएल में दी हुई है सेल्स, सही है, और मैंने कहा कि आपको सेल्स दी हुई है 1.2 मिलियन की, ये बात आ गई समझ। अच्छा, फिर आपको बैलेंस शीट दी हुई थी पहले, और बैलेंस शीट के अंदर आपको दिया हुआ था ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, हमने कहा कि ट्रेड रिसीवेबल में पिछला साल 2023 और करंट ईयर 2024, ये देखना है इसमें गेम। हमने ये कहा कि हमारे पास ओपनिंग जो है वो ट्रेड रिसीवेबल क्या आ रहा है, 4,60,000, सही है। अच्छा, हुआ ये कि ये जो सेल है इस साल की, ये सेल्स है फॉर द ईयर, क्योंकि पीएनएल तो फॉर द ईयर बनता है ना, ये सेल्स फॉर द ईयर है। अच्छा, इस सेल्स फॉर द ईयर में आपको लिख के देगा एग्जामिनर कि जो 80% सेल्स है वो क्रेडिट सेल्स है। कितनी आती है वो, जल्दी बताओ। 9,60,000। अच्छा, मुझे ये लगता है सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए तुम्हें कैलकुलेटर पे आनी चाहिए चीज। 9,60,000 इस 4,60,000 में ऐड हो गए होंगे, बैकएंड पे ये हुआ होगा ना सर, कैसे अभी बताता हूं। 4,60,000 ओपनिंग रिसीवेबल है और क्रेडिट सेल की होगी, तो तुमने इसकी एंट्री पता है क्या बनाई होगी, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स कितने से, तो ये मेरे रिसीवेबल में ऐड हो गया होगा ना, ऐसा ही है। अच्छा, और क्लोजिंग मैंने अज्यूम किया 2 लाख रुपए, मैंने क्लोजिंग अज्यूम किया कि 2 लाख रुपए। तो आप मुझे बताएं कि अगर मेरे पास क्लोजिंग गिवन है 2 लाख रुपए, तो बाकी क्या कैश रिकवर हो गया है? कितना कैश रिकवर हुआ है बताओ। हाँ जी, देखो ओपनिंग 960 या 460 में तुमने 960 और ऐड कर दिया, ये यूं सीक्वेंस में कर लेते हैं। 460 में तुमने 960, अच्छा इसमें से कुछ रिकवरी हुई होगी तो 2 लाख बचा है, तो मैं रिकवरी बैलेंसिंग फिगर भी तो निकाल सकता हूं, कितनी आ रही है, 12,20,000, ये आ गया 1,220,000, ऐसा ही है। अच्छा, अब हुआ क्या होगा, इसकी एंट्री ये बनी होगी कैश डेबिट, पहले तो सेल्स क्रेडिट जो एक 1.2 मिलियन और 960 का डिफरेंस है वो बताओ, 240। ये कैश सेल्स भी तो बुक हुई है ना इस साल, हाँ या नहीं भाई। आपकी सेल्स टोटल कितनी है, 1.2 मिलियन, जिसमें से 80% क्रेडिट सेल्स है, 20% कैश सेल्स है, वो तो हो गई अपने हिसाब से, अच्छा, अब मेरे पास एक और एंट्री बनी होगी कैश डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट, कितने से, 1,220। अच्छा, अब इस साल मल्टीपल काम हुए, एक तो मैंने सेल की, कुछ में से कुछ कैश सेल्स है, कुछ क्रेडिट सेल्स है, ऐसा ही है। अच्छा, जो क्रेडिट सेल्स है उससे मेरा रिसीवेबल क्या हुआ होगा, बढ़ गया होगा, और फिर उसके कुछ पैसे आए होंगे तो क्लोजिंग बच गया 2 लाख। अच्छा, अब मैं यहां पे जरा आप लोगों के लिए कैश एंड बैंक बैलेंस बना रहा हूं, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। मैंने कहा कि कैश एंड बैंक बैलेंस में मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है 9 लाख रुपए का, ये रहा 9 लाख रुपए का। 9 लाख रुपए में आपने ऐड कर दिया, ये पहले तो कैश सेल्स, भाई 240 ही आ रही थी ना ये सेल्स। अच्छा, फिर आपने ऐड कर दिया ये 1,220,000,
क्योंकि ये भी तो कैश रिकवरी है ना, पर कैश रिकवरी किससे? क्रेडिट कस्टमर से। किससे? क्रेडिट कस्टमर से। इन तीनों को मिलाओ कितना आता है? ये आ गया। ये आपको हुआ हुआ मिलेगा ऐसे, पर पीछे मैंने बता दिया बैकएंड पे क्या हुआ है। पीछे मैंने बता दिया बैकएंड पे क्या हुआ है। अच्छा, मैं गया अगले पेज पे और मैंने कहा कि मैं बना रहा हूं कैश फ्लो, और वो भी किससे भाई? डायरेक्ट मेथड से। मैंने यहां पे लिखा कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। अच्छा, मैंने यहां पे वर्किंग की। मैं सबसे पहले रिसीवेबल का अकाउंट खोलूंगा जिसका नाम है ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, तुम लोग मुझे बताओगे ओपनिंग रिसीवेबल कितना दिया हुआ है गिवन सवाल में? 4,60,000। मैंने यहां पे सीधा उठा के रख दिया। क्लोजिंग रिसीवेबल कितना दिया हुआ है? ये हुआ होगा सवाल में, सही है। यहां पे मुझे पता है ये मेरा रिसीवेबल किस वजह से इंक्रीज होगा? सेल्स या क्रेडिट सेल्स? अच्छा, मैंने सिंपल, अच्छा मुझे, मैं सोच रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मेरी सेल्स कहां आती है पीएनएल में? कहां आती है? मैंने कहा मैंने पीएनएल से 1.2 मिलियन की सेल्स उठाई, बट इसका कितना आता है यार? 4,60 ओपनिंग था, 9,60 और हुआ, क्लोजिंग कम कैसे हो गया? कितने का? ये आ गया। इसको हम कह रहे हैं कैश फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं 1.2 मिलियन का 20%, यही था ना, वो कितना आता है? 240 ऐड कर दूं, क्या मुझे पता लग जाएगा मुझे कस्टमर ने इस साल कितने पैसे दिए हैं? कितना है? 1,460,000। ये आ गया कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। अच्छा प्लीज सुनिएगा, ये सिर्फ ऑपरेशंस में कस्टमर से पैसा आया है, एग्रीड। अच्छा, अगर यही कारस्तानी मैं करता जानी इनडायरेक्ट मेथड से, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करता और अज्यूमिंग सिर्फ सेल्स रखूं मैं यहां पे 1 पॉइंट, तो सर ये तो मैच ही नहीं हो रही सर। वर्किंग कैपिटल भी तो आप ही लाते थे ना, और आपका डिक्रीज इन, अच्छा रिसीवेबल कितना से डिक्रीज हो रहा है बच्चों? 460 से 2 पे आ रहा हूं, तो आप कह रहे हैं 2,60,000 रुपए पिछले साल के इस साल रिसीव हुए हैं, जो कि इस साल के प्रॉफिट में क्या करता हूं मैं? ऐड करता हूं। तो आपने कहा 260 आप अगर इसमें ऐड कर दें, बात समझ आई? वहां पे ये इनडायरेक्टली यहां पहुंचते हो, यहां पे डायरेक्ट बता रहे हो कि इतने पैसे आए। दोनों के आंसर में क्या कोई फर्क है या तरीका अलग है? अच्छा, अब डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है? डायरेक्टली मुझे बताओ कि कैश कितना आया, कस्टमर ने कैश कितना दिया। दो तरीके के कस्टमर हैं, एक क्रेडिट कस्टमर, कैश का तो पंगा ही नहीं है, सेल का परसेंटेज निकालो, कैश साइड में रख दो। क्रेडिट कस्टमर के पैसे कहां से मिलेंगे? ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट से। तो पहले देखो ओपनिंग उससे कितना लेना था और उसको कितना उधार दिया, बचा कितना, बाकी रिकवर हो गया। तो अपनी रिकवरी फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर में कैश रिकवरी को डालो, टोटल कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर मिल जाएगा। पहले बताओ कहानी समझ आती है? पक्की बात है, इसको कॉपी करें जल्दी से इसी तरीके से।
हाँ बिल्कुल, पर डिपेंड करता है, आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो कुछ कंपनी डायरेक्ट भी बना रही होती हैं, कुछ इनडायरेक्ट भी, तो आपको दोनों पता होने चाहिए। पर दोनों से आंसर मैच करना मुझे आता है, चाहे दिस वे और दिस वे, दोनों से आंसर मेरा सेम आएगा। अभी प्रूफ भी किया आपको मैंने। देखा। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, बच्चे डायरेक्ट मेथड से भागते हैं, पर मैं जब पढ़ाता हूँ ना ये मैच करके, तो बच्चा बोल रहा है कि सर ये वाला ज़्यादा आसान है, कैश डाल के टक करके आंसर। तो यही है, मैं आपको कह रहा हूँ, आपको लॉजिक आती है ना, तो कोई भी मेथड मुश्किल नहीं है। आप खाली देखो, अगर मैं आपको रट्टा लगवाऊंगा यार ये करना ये करना, मैंने आपको मैच भी करके दिखा दिया कि अगर इस मेथड से जाता हूँ तब भी आंसर यही आता है, ये भी यही आता है। वहां पे होता है क्या है, मुझे पता है इस साल की सेल में इस साल के ही पैसे हैं, पिछले साल के पैसे जो इस साल रिकवर किए हैं वो शामिल, तो वो किस किस जरिए डालता हूं, वर्किंग कैपिटल एडजस्ट हो जाता है। तो वही तो मैंने किया। अब यहाँ पे डायरेक्ट कैश निकाल रहा हूँ, वहां पे इनडायरेक्टली पहुंच रहा हूँ, वहां पे दोनों में कोई आंसर का फर्क नहीं है, ये फर्क है बस। क्लियर है? चलें जी, ये कॉपी हो गया यहाँ तक। अच्छा ये भी आप अपने पास याद रखिएगा, एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि जब आप ऑल टुगेदर कैश फ्लो बनाएंगे ना, तो चाहे डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट मेथड हो, चेंजेस सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ताकि यह बात एब्जॉर्ब हो पाए। डायरेक्ट मेथड वर्सेस इनडायरेक्ट मेथड में चेंज जो है ना सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है, बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में तो दिखाते ही पैसे हो, उसमें कोई चेंज, सिर्फ चेंज किस में है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, बस उसके अलावा कोई चेंज नहीं है। ये बात याद रखिएगा, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में फर्क है ना, प्रॉफिट से शुरू होकर कन्वर्ट करते हो, बाकी अगर पीपी खरीदते हो वो तो होता ही कैश है ना, पीपी बेचते हो होता ही कैश है। हाँ, जब डायरेक्ट मेथड होगा तो गेन लॉस की एडजस्टमेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कैश पे पड़ा हुआ। पीपी जो आपने डायरेक्ट मेथड है उसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू ही नहीं किया, इसलिए दोनों में बस ये फर्क है और कुछ भी चेंज नहीं है। हाँ जी, इलियास, रायान, राबील, जवेरिया, सारे बच्चों से ज़्यादा ताहिरा क्लियर है। ये हुसैन, चलिए गुड। और मैंने आपको कहा था ना कि जब हम वो कर लेते हैं ना इनडायरेक्ट मेथड पे ग्रिप, तो इसके बाद ये वाला सही लगता है। अगर आपको नॉलेज हो ना तो डायरेक्ट मेथड भी कोई मुश्किल नहीं है, वो सीधा सीधा हिसाब किताब है। अच्छा, तो वैसे ही कॉपी करते हुए साथ साथ बताएंगे, जब भी डायरेक्ट मेथड का सवाल आएगा तो हमें निकालना है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर का पैसा कहाँ से मिलेगा? रिसीवेबल से। तो रिसीवेबल के अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होगा, तो ओपनिंग किस वजह से बढ़ेगा? क्रेडिट सेल्स की वजह से। और वो भी डालने के बाद क्लोजिंग कम है, तो इसका मतलब क्या है? पैसे मिल गए, तो वही तो चाहिए थे, वही तो चाहिए थे। और कैश सेल्स होगी उसको अलग से ऐड कर देना, तो कुल मिला के मिल जाएगा कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। यही ढूंढना था हमें। तो आप दिखाओगे ना आते हुए, कैश में तो पड़ा हुआ है, कैश आते हुए तो दिखाओ। ऐसे तो पीपी खरीदते हो तो कैश तो जा चुका होता है, क्यों दिखाती हो? नहीं तो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, पैसे आते हो जाते हुए दिखाओगे तो नेट इनफ्लो आउटफ्लो निकलेगा ना। नेट इनफ्लो आउटफ्लो का मतलब क्या? या तो पैसे इस साल आए या तो गए। तो जो आए वो आते हुए दिखाओ, जो गए हैं वो जाते हुए दिखाओ, तो पता लग जाएगा नेट इस साल हुआ क्या है। हाँ जी, ये कॉपी हो गया, तो अगले पेज पे चलें। जितने पैसे मिल गए हैं उसमें कैश परसेंटेज लगाएंगे जी। कैश सेल्स की बात कर रहे हो ना रावेल? आप कैश सेल की बात कर रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, वो अलग से होगा।
हाँ जी, चले अगले पेज पे। हाँ ना, प्रॉफिट तो होगा कंपनी का, पर प्रॉफिट से शुरू नहीं कर रहे हम। सिंपल बता रहे हैं कि ये पैसा आया भाई, सही है। एक शेयर होल्डर बोलता है नहीं मुझे प्रॉफिट को कन्वर्ट करके कैश बताओ कैसे कन्वर्ट हुआ, तो उसके लिए कौन सा मेथड है? एक शेयर होल्डर बोलता है लंबी नहीं करो, बता दो पैसा कितना आया, तो उसके लिए डायरेक्ट मेथड, सही है ना। मालिक की विश है ना कि कैसे देखना चाहता है। ईवाई तो नहीं फॉलो करती ना, कंपनी बनाती है। तो वही तो कह रहा हूँ, वो तो मल्टीपल डायरेक्ट भी बना रही होती हैं। ईवाई की ऑडिट बिल्कुल होती है, बिल्कुल क्यों नहीं होती, हिसाब किताब उसका भी ऑडिट होता है। पर खैर हम बात कर रहे हैं कंपनीज की, तो हमने जितनी भी कंपनीज का मैंने ऑडिट किया है, चाहे लोकल हो, इंटरनेशनल हो, यूके की हो, दुबई की हो, हर किसी कंपनी का अपना मफाद है। मेजॉरिटी इनडायरेक्ट पे होती हैं और बहुत सारी ऐसी भी देखी हैं जो डायरेक्ट पे हैं। तो उसके लिए तुम ये तो नहीं कह सकते ना कि मुझे बनाने नहीं आता, आना तो चाहिए ना। नहीं, डायरेक्ट पे भी हैं। तुम अभी इंश्योरेंस कंपनी की किसी के भी उठा के देख लो, सब डायरेक्ट पे बने हुए हैं। सारी इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट पे बनाती हैं, कि वो बताती हैं सीधा सीधा पैसा आया कितना करती है ना। नहीं, उनकी सेल्स प्रीमियम होता है ना, पॉलिसीज जो बेचती हैं, तो वो तो सर्विस इंडस्ट्री है ना। बैंक्स भी डायरेक्ट मेथड पे बनाते हैं, सही है। तो डिपेंड नहीं करता है, आपको आना दोनों चाहिए, सिंपल। ईवाई फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है ना, जहाँ पे पार्टनर्स होते हैं, ऑडिट करते हैं। अभी आप थोड़ा सा आगे आओगे तो पता लगेगा, अभी लेट्स नॉट डिग इनटू दिस टॉपिक, सही है। अभी हम ज़रा अकाउंटिंग सीखते हैं, आपको पता लगेगा व्हाट इज ईवाई व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, किन की समझ, तेरी कंपनी नहीं है। एक साल बाद हम लोग वो बड़ा उसके हिसाब से चलते हैं ना, हमारी ग्लोबल नीड्स के हिसाब से। हम सारे एक्सपीरियंस ही रखते हैं, दो चार वो भी मेरे कहने पे रख रहे होते हैं, चलो यार हम साथ साथ चलाते रहें। नहीं, मैं रेफर करता हूँ, इंटरव्यू में नहीं। मैं इंटरव्यू कंडक्ट करता हूँ, जैसे कोई मैनेजर रखना है मुझे, ऐसा कुछ। बच्चों के तो एचआर करता है, वो ऐसी आखिरी स्क्रीनिंग। हो गया जानी कॉपी है। अभी हम कैश फ्लो की कंप्लीशन की तरफ जाते हुए हैं, तो इसके पास पेपर करेंगे ख़त्म। फिर हम करेंगे एनपीओ, इससे भी खतरनाक पूछेगा कभी। पर इंशाल्लाह आसान करेंगे भाई। कैश फ्लो वैसे बताओ ऑनेस्टली कि हो जाता है, सॉल्व हो जाता है कैश फ्लो 70-80%, 100% हो जाता है ना। चलें, गुड है। तो अगर आपका 18, 19, 20 नंबर का सवाल अगर हो जाता है तो फिर क्या बुरी बात है प्रैक्टिस से।
नहीं, अभी अभी इतना तो बताया कि डायरेक्ट मेथड के अंदर आपको पैसे कहाँ से मिलेंगे, कस्टमर पैसे कहाँ से देगा, रिसीवेबल से। तो रिसीवेबल के अकाउंट से किसके पैसे निकालोगे, उधार वाले कस्टमर्स का, और कैश वाले कस्टमर तो सीधे सीधे दे देंगे, उसको अलग से मिला देना, कुल मिला के पता लग जाएगा कितने पैसे रिकवर हुए हैं। एग्रीड, यही हमने सोचा। लॉन्ग क्वेश्चंस के टॉपिक्स क्या हैं, एक है कैश फ्लो, दूसरा है पीपी, तीसरा है एनपीओ, और ईपीएस भी आता है, तो वो अभी हम करेंगे। तो आप बताएं कि इसके बाद मैं ईपीएस कराऊं या एनपीओ? एनपीओ, एनपीओ के बाद कराऊं? अच्छा, तो पहले आप कह रहे हैं ईपीएस कर लें। चलो सही, यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं सर ईपीएस कर लें, ईपीएस कर लेंगे, ईपीएस कर लेंगे, चलो डन। पर ईपीएस में वही मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने वो डेरिवेटिव्स बनाए हुए, एक एक लाइन में आंसर आएंगे, उसको समझेंगे पहले, फिर एक एक लाइन में आंसर ले आएंगे, ताकि वो पूरे पेज का सवाल हमारा 2-3 लाइनों में सॉल्व हो जाएगा। सही है, तो उस पर आते हैं इंशाल्लाह इसके बाद। चलें, एक तो बात समझ आ गई सर हमें कि हम किसी भी सवाल के अंदर कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर कैसे निकालते हैं। एग्रीड। सबसे पहले आप जाएंगे कस्टमर के अकाउंट में जो कि रिसीवेबल का अकाउंट है, ओपनिंग क्लोजिंग उठाएंगे और जो उसको सेल की उसमें ऐड करेंगे, रिकवरी निकाल के अपनी कैश सेल में ऐड करके ले आएंगे, सीधा सीधा हिसाब किताब। चलें, अब हम आ गए दूसरे पे, ये आ रहा है कैश पेड टू सप्लायर। अब यहां भी एक बड़ी ट्रिकी बात कहूंगा, तो प्लीज जरा फोकस होकर सुनना है आपने। इधर हमने कहा सर हमने यहां पे लिख दिया कैश पेड टू सप्लायर। अच्छा, हम यहां पे 2 अकाउंट बनाता हूं मैं तुम्हारे लिए। मैंने कहा आपके पास बैलेंस शीट में एक इन्वेंट्री आ रही होती है, सही है, और 2023 लिखा, 2024 लिखा। अच्छा, इन्वेंट्री हमारे पास जो आ रही है ऑल टुगेदर, वो हमने कहा कि 4/25 की, ओपनिंग, और हमने यहाँ पे कह दिया कि यहाँ पे हमारे पास ऑल टुगेदर जो क्लोजिंग आ रही है वो आ रही है 2 लाख रुपए। हाँ, तो आई थिंक 2/25 की हमने इन्वेंट्री पिछले साल की यूज़ की है, मे बी, सही है। अच्छा, अब और हमने कहा कि हमारे पास ट्रेड पेबल आ रहा होता है। ट्रेड पेबल मैंने कहा 1/25, और यहां से हमने यहां पे लिख दिया कि ये क्लोजिंग बचा हुआ है 50। ये हिसाब किताब है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल, यहां पे हम लिखते भी हैं यूं, सवाल, सप्लायर को पैसे कहां से दिए जाते हैं, पेबल से, सही है ना, कि सप्लायर को, यानी हम यूं कहें अगर सप्लायर की पेमेंट पेबल अकाउंट में छुपी होगी, लॉजिकल बात है कि वहीं से निकालेंगे। तो अब मैंने क्या किया पता है सर, तुम्हें समझाने के लिए मैंने किया ये कि सर मैंने यहाँ पे एक अकाउंट बनाया ट्रेड पेबल का, ओपनिंग रखा 125, यहां पे जरा विजिलेंस के साथ देखना, क्लोजिंग कितना, नहीं, अब यहीं पे तो रुकना है, यहीं पे रुक के सीखनी है चीज। सुनना, देखें 1 मिनट, मुझे ये पता है कि जब मुझे पैसे मिलते हैं तो कस्टमर से मिलते हैं, तो वो रिसीवेबल से निकालता हूं और कैश वाले अलग से ऐड कर देता हूं। अब जब मुझे सप्लायर को पैसे देने हैं, मैं निकाल रहा हूं कैश पेड टू सप्लायर, सप्लायर को पैसे देने होते हैं तो अपनी लायबिलिटी सेटल करता हूं ना, तो वो लायबिलिटी अकाउंट में जाऊंगा और उस लायबिलिटी अकाउंट का नाम क्या है, ट्रेड पेबल।
मैंने वो अकाउंट खोला, ओपनिंग और क्लोजिंग लिख दिया, एक 25 और 50,000। मेरा दिमाग काम करने लगा, मैंने कहा कि यार ये जो उधार है ना, ये परचेजेस की वजह से इंक्रीज होगा, ये परचेजेस की वजह से, कि मैंने जितना माल खरीदा उस वजह से मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो मैंने कहा सही है भाई, मेरा जो मेन मकसद है अभी वो है ये परचेजेस निकालना, कि ये परचेजेस हैं कितनी, जो मुझे पता नहीं है अभी। अच्छा, मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में जाता हूं, नहीं, वहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रही होती है, और मैंने कहा जो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो आ रही है 8,25,000, 8 लाख। अच्छा, अब मैंने क्या किया पता है, मैंने यहां पे एक अकाउंट बनाया इन्वेंट्री का। क्या ये आप लोगों ने जरा फोकस होकर यहां पे मुझे बताना है। इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस है 425, क्लोजिंग है, अच्छा मुझे इतना पता है इस ओपनिंग में पहले कुछ परचेजेस ऐड हुई होंगी, ऐसा ही है। अच्छा, जब परचेजेस होती है तो पता है एंट्री क्या बनती है, इन्वेंट्री डेबिट इन्वेंट्री डेबिट ट्रेड पेबल। तो अगर मुझे ये वाली अमाउंट मिल जाए, ये इन्वेंट्री डेबिट हो रही है ना, तो यही तो यहां पे आके लायबिलिटी क्रेडिट होगी, यही तो ढूंढ रहा हूं। अच्छा, पर मुझे ये परचेजेस मुसीबत नहीं पता, बट ये पता है कि माल बिका कितना है, 820। यार ये कैसे हो सकता है कि 425 के माल में से 825 बेच दो, कुछ खरीदा होगा और फिर इतना बचा होगा। तो बैलेंसिंग फिगर परचेजेस निकाल सकते हो, कितनी आती है, 6 लाख, ये आ गई 6 लाख। अच्छा, यानी आप सर कहना चाह रहे हैं कि आपके पास 6 लाख रुपए की बैलेंसिंग फिगर परचेजेस आ गई, और इसकी बैक ऑफ द माइंड पे एंट्री ये बनी होगी इन्वेंट्री डेबिट और ट्रेड पेबल। तो यही तो ढूंढ रहा था। मैंने कहा कि भाई यहां पे मैं 6 लाख रुपए डाल दूं, एग्रीड। अच्छा, अब जरा फोकस के साथ, मैं अगर यहां पे देखूं कि 1,25,000 में 6 लाख रुपए ऐड करूं तो ये होता है 725, और बचे हुए कितने, तो कितने पे हो गए, तो आप ये कह रहे हैं कि 575 पे हो गए, 675। अच्छा जी, तो आप ये कह रहे हैं कि सर 675,000 की आपने लायबिलिटी क्या कर ली है, सेटल। तो क्या हम ये कह सकते हैं ये आ गया कैश पेड टू सप्लायर, कितने का, 675,000 का। तो अब देखो थीम क्या थी इसमें पूरी, सुनिएगा। थीम ये थी कि जब आप कैश पेड टू सप्लायर निकालते हैं, आपका दिमाग काम करना चाहिए। पेमेंट टू सप्लायर कहां से होती है, ट्रेड पेबल से। ओपनिंग लायबिलिटी क्लोजिंग लायबिलिटी तुम्हें गिवन है। ओपनिंग लायबिलिटी किस वजह से इंक्रीज होगी, जब और खरीदोगे, तो आपको याद आएगा परचेजेस तो इन्वेंट्री के अकाउंट से मिल सकती है, मैं इन्वेंट्री के अकाउंट में भागा, ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, माल कितना बेचा ये भी गिवन है। तो आपको पता है ना, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग बनता है, यानी ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस जितना बिक गया उसके बाद क्या बचता है, क्लोजिंग। तो ओपनिंग मुझे पता है, माल कितना बिका ये कहां से मिलेगा, पीएनएल से, और क्लोजिंग मुझे पता है। तो क्या मैं माल कितना खरीदा इस साल वो निकाल सकता हूं, निकाल लिया, और वही यहां पार्क किया, यहां से पेमेंट निकाल ली। पहले बताओ लॉजिकली बात समझ आती है, ये सीधा सीधा हिसाब किताब हो गया कैश पेड टू सप्लायर का। अच्छा, अब यहां पे, अब अगर मैं ये जो मैंने हिसाब किताब पहले किया था, जो हिसाब किताब मैंने पहले किया था, मैं खाली यहां पे इसके साथ
एक चीज़ ऐड करूं जो पहले किया था, ताकि आप लोगों को याद रहे। कुछ ये था ट्रेड पेएबल या ट्रेड रिसीवेबल, सॉरी, कितना था आप लोगों ने कॉपी किया था? 460 और 2 लाख, 460 और 2 लाख। और कैश इन बैंक था, ऐसा है? अच्छा, कैश इन बैंक जो आपके पास था, ओपनिंग कितना था? ओपनिंग कैश इन बैंक 2 लाख तो नहीं था, 9 लाख रुपए था, 9 लाख रुपए था। अच्छा, कैलकुलेटर अपने पास रखेंगे। 2360,000 में से ये भी माइनस कर दो, 675। 2360,000 में से, 2360,000 में से ये भी माइनस कर दो, 675 कितना आता है? 1685,000। अच्छा, अब तुम्हें सवाल कुछ ऐसे मिलेगा, ऐड हो गई ना चीजें, और इन्वेंट्री का अकाउंट तुम यही बनाओगे, और तुम्हें सेल्स भी मिलेगी 1.2 मिलियन की। प्रॉफिट कितना आ जाएगा तुम्हारा जानी? 3। अब हो गया सवाल कंप्लीट, जैसे होता है, सेल वेल सब दी हुई है। अच्छा, अब मैं पता है क्या करूंगा? अब मैं बनाऊंगा यहां पे कैश फ्लो। अच्छा, कैश फ्लो में सबसे पहले जानी कौन सा मेथड? अच्छा, डायरेक्ट मेथड के अंदर आपके सामने अभी मुझे बताएं कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर कितना निकाला था तुम लोगों ने? 1460। इसका तरीकाकार वही है जो अभी सीखा, वो तो चेंज नहीं होगा ना। अच्छा, फिर आपने कहा कैश पेड टू सप्लायर, ये कौन से अकाउंट से निकाला? ट्रेड पेएबल के अकाउंट से। और ट्रेड पेएबल में तो परचेजेस कहां से आई? इन्वेंट्री के अकाउंट से खींच के ले आए। क्लियर है? तो वो हमने देख लिया। अच्छा, तो आपने कहा ये आ गया 670। कैश फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 785,000, ऐसा ही है। अच्छा, अब आपने कहा सर अगर हम होते किस मेथड पे जानी? इनडायरेक्ट मेथड पे, तो आप शुरू करते प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, और वो आप कह रहे हैं 375,000। फिर क्या आता भाई? वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जरा बैलेंस शीट पे नजर घुमाएं, इन्वेंट्री कम हो रही है, क्या करूंगा? ऐड करेंगे। रीजन? पिछले साल की इन्वेंट्री इस साल बिकी है, कैश आउटफ्लो नहीं है। तो आपने कहा कि सर हमने लिख दिया डिक्रीज इन कितने से जानी? 225। ये आ गया 225 सर। अच्छा, जरा इधर भी आ जाएं, फिर इस पर भी नजर करम करें। ट्रेड पेएबल कम हो रहे हैं, इसका मतलब पिछले साल की लायबिलिटी जो कि इस साल के एक्सपेंस में नहीं है, कितने से? 75। डिक्रीज इन 75। अच्छा, और सर रिसीवेबल कम हो रहे हैं, डिक्रीज इन रिसीवेबल कितने से? 260। ऐड करूं? इन सब का सम बताएं। यही आता है? क्या कोई फर्क है दोनों के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में, या तरीका अलग है? यानी उसमें मैंने क्या किया, मुझे पता है जो प्रॉफिट में हुआ हुआ है, मैं ऊपर की बात कर रहा हूं, यहां पे डायरेक्ट कैश की बात कर रहा हूं। अब तुम्हें आसान ज्यादा ये लग रहा होगा कि यहां पे सीधा सीधा हिसाब किताब है, प्लस माइनस करने की कोई नीड
नहीं है। तो पहले बताओ दोनों में फ़र्क समझ आता है कि वहाँ पे प्रॉफिट से शुरू होकर उसमें एडजस्टमेंट कर करके उसको एडजस्ट करके यहाँ तक पहुँचता हूँ, यहाँ पे सीधा सीधा कैश की बात करता हूँ। अच्छा, अगर आप अपने कैश का डिफरेंस लें इन दोनों का तो कितना आता है? 785,000। और हमारे पास भी इनफ्लो कितना आ रहा है? 780। तो सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहाँ गई? सर है ही नहीं। फाइनेंसिंग कहाँ गई? है ही नहीं। होती तो क्या कोई मसला है, या वो अपनी जगह है? वो अपनी जगह है। तो पहले बताओ बात समझ आती है? इसको कॉपी करो जल्दी से, इस एरिया को। सर डायरेक्ट मेथड में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग इनडायरेक्ट जैसी होगी, बिल्कुल, क्योंकि उसमें कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि आप देखें ना, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में तो आप वैसे ही सीधा सीधा कैश आता जाता दिखाते हो ना, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क जो आएगा दोनों मेथड्स में वो कौन सी एक्टिविटी में? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो आपको जो सवाल मिलेगा उसमें सारी एक्टिविटीज़ शामिल होंगी। सेल और COGS गिवन होगा जानी। देखो मज़ा इन कॉन्सेप्ट्स का है, नंबर पे नंबर बनाते जाओ, निकाले जाओ, लिंक किए जाओ, खेलते रहो। यस, अभी तो आप अकाउंटिंग सीख गए ना मेरे साथ, वरना तो आपका PRC बहुत अच्छा रहा है। आप हमारे पास ही आओगे बेटा, बात चाहत है। आपको पता है व्हेन द स्टूडेंट स्टेप्स इनटू द फर्म फॉर द इंटरव्यू, एक चीज़ पूछी जाती है, ऑडिट किससे पता है? भाई का नाम आता है, सही है? तो वो आपको याद दिलाएंगे कि किससे पढ़ के आए हो। सही है? देखो आपको अहमियत और कदर तो तब होगी ना जब आप किसी ऐसे से compete करेंगे जिसने कैश फ्लो ऑलरेडी किया हुआ है, फिर आपके कॉन्सेप्ट से उनके कॉन्सेप्ट्स के मुकाबला होगा। यस, इंशाल्लाह, आमीन। नहीं, लास्ट टाइम आ गई ना जैसे। हाँ, कॉन्सेप्ट ही होता है ना। नहीं, इस बार तो लाजमी है, इस बार तो कैश फ्लो के बहुत ज़्यादा वो है ना, कि तभी तो इतना डिटेल में भी कर रहे हैं कि भाई देखो, मेरे ख्याल से आप लोगों ने अभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किया है, वो बिल्कुल चुनना सा स्टैंडर्ड है, कुछ भी नहीं है उसमें। यहाँ से वहाँ फेंकना है, PP रीवैल्यू करके फेंकना है, गेन बुक करना है, कहानी ख़त्म। जो ख़तरनाक गेम होती है वो ये है कि कैसे चीज़ें घूम रही हैं, फिर PP है, NPO है, EPS है, ये अभी जो बैठे हुए ना चीज़ें, ये क्लोज करेंगे तो गेम थोड़ी कंट्रोल में आ जाएगी। हाँ जी, हो गया कॉपी? है
आधा काम हो गया ना यहाँ पे। मैं तभी तो कहा था कि जितने कॉन्सेप्ट मैं कैश फ्लो में दूंगा ना वो सारे आगे फाइनेंसिंग वगैरह में ना हेल्प करेंगे, सीधा सीधा हो जाएगा अभी। यार 2021 में आया था, 21-22 में, बहुत लेंदी। वो तो सही था, नॉर्मल था, पिछली बार तो नॉर्मल था। तो ये तो तब होता है ना जब आप देख के नहीं करें सवाल, मतलब यानी देखो आपने अगर समझा हुआ है ना लॉजिकली, आई कैन बेट ऑन इट, आपका दिमाग चलेगा पेपर में। अगर आपने सिर्फ लेक्चर लिए हुए हैं और प्रैक्टिस नहीं की हुई तो यू आर गॉन। मतलब ये रोज़ के सवालात दिए जाते हैं आपको, वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपका हाथ साफ हो उस पर, कि आप प्रैक्टिस कर करके ढीठ हो जाएं। कि आपको देखो 3 घंटे में सोचना नहीं है, 3 घंटे में देखना है और पिक होना चाहिए इसका करना क्या है। 3 घंटे में अगर सोचने बैठ गए ना तो पेपर गया। तो आपकी इतनी रैपिड स्पीड होनी चाहिए पेपर में कि देखो समझ आए इसकी ये ट्रीटमेंट है, देखो समझ आए ये ट्रीटमेंट है, इतना स्पीड होना चाहिए FAR1 के लिए। तो वो प्रैक्टिस से सही होता है, तो वही कर रहे हैं हम। चले पहले बताओ ये हो गया भाई कॉपी? चलें अब ये ज़रा कॉपी कर लें लाजमी, ताकि दोनों कंपैरिजन आपके सामने रहें। रोज़ के होमवर्क करें वो भी इनफ है, और फिर जब वो हो गए, इफ़ यू थिंक दैट यू हैव अ टाइम, आप शेड एक्स का कोई भी सवाल उठा के कर लें। वो तो प्रैक्टिस में एडिशनल इजाफा ही है ना आपकी, तो कोई भी सवाल उठा के कर लें। मैंने दिए हुए ना बुक में, आपने मेरी बुक देखी है PDF? तो उसको देखो तो सही पहले, ड्राइव पे है ना, ड्राइव पे तो कब की लगी हुई है, चैप्टर वाइज लगाई हुई है। जिस चैप्टर के प्रैक्टिस करने खोल के कर लो। सारे बेंचमार्क तो आखिरी वाले होंगे ना, यानी आप अगर बेंचमार्क सवाल चाहते हैं तो वो तो एंड वाले करेंगे। जो पास पेपर से पहले लगे हुए होंगे वो सारे बेंचमार्क होंगे। सही है। नहीं कल ही दे दूंगा, आज बना के कल दे दूंगा। फिजिकल नहीं, कल मैं शायद नहीं लूँगा क्लास, कल मैं शायद ऑफिस जाऊँगा, एक काम है मुझे। नहीं वो करना पड़ता है। वीडियो में इस पर नेट का इशू होगा। देखिए यहाँ पे तो सबके सही चलते हैं। इसके लिए नेट की स्पीड आपको एटलीस्ट 20 MB चाहिए, 10-20 MB तो सही आता है, अदरवाइज लैग आएगा। क्योंकि ये सिस्टम बड़ा हाईटेक है ना, क्योंकि जितना स्पीड मतलब इंटरनेट मैं यूज़ कर रहा हूँ तो जो यूज़र है उसको भी एक बेयर मिनिमम स्पीड चाहिए। ये है। चलिए जी, यानी हो गया कॉपी है यहाँ तक। डन। अच्छा तो अब आपने जब आपको जब वो सवाल मिलेगा तो आपने उस सवाल में ये लाजमी तौर पे फोकस करना है कि आपने कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर निकालना है रिसीवेबल अकाउंट से, और कैश पेड टू सप्लायर निकालना है पेएबल अकाउंट से। पेएबल अकाउंट को ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, परचेजेस आप इन्वेंट्री से खींच के ले आना और सीधा सीधा काम हो जाएगा। और बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग होगी तो वो तो फिर आपको पता ही है कि उसमें बाकी कोई चेंज नहीं है, और ना कोई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का एडजस्टमेंट होगी। हाँ ये तुम कहो तो कर सकते कि मैं सवाल दूं और बोलूं दोनों मेथड से करो, ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी ना, कि डायरेक्ट भी हो गया और आपको खुद भी असेसमेंट हो जाएगी मैं क्या भर मार रहा हूँ दोनों जगह, कि दोनों को मैच करना भी आ जाएगा। एग्रीड। तो ये कर लेते हैं, अभी इसको मैं ऑफ करता हूँ। तो हम ये करते हैं कि आज जो आपको क्विज मिलेगा उसके अंदर दोनों मेथड्स होंगे, यानी सवाल एक होगा पर आपने उससे भी करना है उससे भी करना है। सही है, सारी एक्टिविटीज़ को मिला के। चलें मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। सब सेम होगा, सब सेम होगा जवेरिया। चलें ओके, अल्लाह हाफिज़।